प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। अब देखिए, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये जो मामला है वो सबसे पहले जो है बेरुबारी यूनियनवाद में आया। बेरुबारी यूनियनवाद 1960। तो बेरुबारी यूनियनवाद में ही सबसे पहले ये बात आया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या न माना जाए। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए केस में आपको ध्यान रखिएगा कि केस इसमें 50-60 केस भी हम लोग को पढ़ना है, तो उस केस में हम लोग को केवल 3 ही बात पढ़ना है, क्योंकि यही केस लॉ में भी पढ़ा जाएगा, यही केस जो है पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जाएगा, लेकिन स्वरूप बदल जाएगा। जीएस में केवल आपको 3 चीज ध्यान रखना है। ये केस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसमें विशेष बात है। दूसरा चीज, इस केस में जो है मान लीजिए जरूरत पड़े तो ये पढ़ लीजिए कि इस केस में कौन सा मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ के हल्का सा ये पढ़ लिया करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पर यह निर्णय दिया। बस पूरे केस का समझ मत बनाइए। जैसे जननारायण सर की जो किताब है, एक जननारायण सर की किताब आती है, इलाहाबाद में चलता है, वो इतना मोटा किताब है, 400-450 पेज का किताब होगा, 300 पेज मूल अधिकार ही लिखा हुआ है, 300 पेज मूल अधिकार लिखा हुआ है। वो 300 पेज मान लीजिए हम लोग तो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो पढ़ डाले, मैं भी लॉ जो है 2 सेमेस्टर किया हूँ ड्यू से, तो अब मान लीजिए उस समय जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ था तो मैंने पूरा ही पढ़ डाला, लेकिन मैं बाद में ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जीएस में आपको वही चीज पढ़ना है जो आपके काम का है। जबरदस्ती का मैं मान लीजिए उसकी व्याख्या शुरू करूँ तो आप यही तो मानेंगे काफी विद्वान, उस विद्वान से कोई फायदा नहीं है। आप तो ये मानिए कि आपके एग्जाम में क्या आता है। इस केस में पहला चीज हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये मामला पहली बार बेरुबारी यूनियनवाद में आया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी अवश्य। आपको 3 लाइन केवल ध्यान रखना है। अब प्रश्न कैसे आता है, प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, यह मामला किस वाद में सर्वप्रथम आया, बेरुबारी यूनियनवाद। दूसरा प्रश्न आता है, मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट लिख देगा कि किस वाद में पहली बार यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो बेरुबारी यूनियनवाद। मान लीजिए ज्यादा ये पूछ देगा कि किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, तो बेरुबारी यूनियनवाद। अब यही 3 लाइन नीचे लिख दीजिए। ये बेरुबारी जो था जगह, वो देखा जाए तो इस समय पड़ता है बांग्लादेश में, तो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, तो आप जानते हैं हम लोगों ने उसको दे दिया, पूर्वी मतलब बेरुबारी दे दिया। तो बेरुबारी जो हम लोगों ने दे दिया, आप जानते हैं कि इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 9वां संशोधन किया गया था। हाँ, 9वां संशोधन करके इसको दे दिया गया था। इसी मसले को इसमें लाया गया था कि भाई ये मसला आया था, बेरुबारी लोगों ने उठाया था कि हम लोग जो है वो देखा जाए तो भारत में रहना चाहते हैं और सरकार ने जो है हम लोग को पाकिस्तान में भेज दिया। तो इसी मसले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि भाई प्रस्तावना में लिखा गया कि हम भारत के लोग और तमाम चीजें लिखी गई, तो उसी आधार पर केस आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी की व्याख्या करते हुए निर्णय दिया था। हाँ बताता हूँ, अभी आगे पढ़ाऊंगा तब, लेकिन 2 लाइन सुन लीजिए। सामान्य रूप से यदि हम लोग सीमा विवाद का समाधान करते हैं तो उसके लिए मंत्रिमंडल निर्णय कर सकते। मान लीजिए 2-4 किलोमीटर जमीन देना है तो कोई दिक्कत, लेकिन यदि कोई बड़ा भाग देना है, किसी देश को ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। और सामान्यतः ये जो संशोधन होता है वो हम लोग विशेष बहुमत से करते हैं। सामान्य रूप से किसी को देना है कोई क्षेत्र, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश का सीमा विवाद का समाधान हुआ तो हम लोगों ने बहुत सारा इनक्लेव जो है, 50 से ज्यादा इनक्लेव जो है गांव, हम लोगों ने बांग्लादेश को दे दिया। तो उसके लिए हम लोगों ने 7वां संविधान संशोधन किया। ये 7वां संविधान संशोधन जो है विशेष बहुमत से किया गया था। उसी तरह से जो 9वां संविधान संशोधन किया गया था वो भी विशेष बहुमत से किया गया था, लेकिन आगे पढ़ेंगे, यहीं पर रोक दीजिए। तो इसमें 2 लाइन लिखिए। इसमें सर्वप्रथम मामला आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी अवश्य है। अर्थात संविधान निर्माताओं की सोच को बताता है। सिद्धांत में न तो सरकार को शक्ति प्रदान करता है और न ही उसकी शक्ति को किसी प्रकार से संकुचित करता है। एक और पूछने का तरीका होता है, वो क्या करेगा, 5 लाइन पहले लिख देगा, बोलेगा किस बात से संबंधित, तो पता चले कि जो सामान्य रूप से आप रटे हुए वो लाइन ही नहीं लिखेगा। वो लिखेगा कि संविधान निर्माताओं की सोच को प्रकट करता है, न तो सरकार को शक्ति प्रदान करता है, न शक्ति को कम करता है। ऐसे लिखेगा जो पकड़ में जल्दी आएगा नहीं, इसीलिए उसको थोड़ा सा लिखवा दिया कि कुछ लिखे तो आप समझ जाएं कि नहीं बेरुबारी यूनियनवाद वाले निर्णय में कहा गया था। हम लोग तो 4 लाइन लिखवाते हैं, निर्णय तो 100 पेज के होते हैं ना। निर्णय जैसे मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर, अब बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो है हम लोग ज्यादा क्या मेंस में भी पढ़ाते हैं, महत्व समस्या पढ़ा देंगे
क्या हुआ, इस सब कहानी सुना ना देंगे कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे में 1973 में आया। हम लोग ज्यादा ही बता देते हैं कि 24वें 25वें और 29वें 29 अमेंडमेंट में चुनौती दिया गया था। इसमें 13 जजों की पीठ बनाई गई थी, 7 जज एक तरफ थे, 6 जज एक तरफ थे। 7 जजों का मानना था कि हम लोग जो है वह इसको तथ्य रूप में नहीं दे सकते हैं। अब 6 जजों का मानना था कि हम लोग तथ्य रूप में बता सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन 7-6 से निर्णय आया कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया जाएगा, लेकिन संकल्पना के रूप में रहेगा। हम लोग तो मान लीजिए ये सब कहानियां नहीं बता के छोड़ देते हैं, लेकिन वो निर्णय का क्यों ऐसा कहा गया ये सब वहां पर लिखा रहता है। जब आप पढ़ेंगे तो लगभग जो है 310 पेज का निर्णय है, पूरी किताब ही है उसकी। अब उसमें देखिए बहुत सारा तथ्य लिखा गया है, जैसे मैं 2-4 बोल देता हूं तर्क। जैसे उसमें लिखा गया यदि हम लोग तथ्य रूप से बताएंगे, जैसे इन लोगों ने कहा, जो सीकरी साहब उसमें चीफ जस्टिस थे, वो भी 6 जजों में ही शामिल थे। मतलब चीफ जस्टिस भी जो है 7 और 6 से निर्णय आया तो सीकरी साहब यहां पर बैठे हुए थे 6 जजों में। और 7 जज ये कहते थे कि भाई हम लोग तथ्य रूप में कैसे दे सकते हैं, हम लोग तो विचार ही दे सकते हैं। तो 6 जजों में इन लोगों का मानना था, 2-4 तर्क में बोलता हूं, इन लोगों का मानना था यदि हम लोग तथ्य रूप में, मतलब कि तथ्य रूप में हम लोग दे सकते हैं, मतलब कि इन लोगों ने कहा हम लोग तथ्य रूप में दे सकते हैं। तो 7 जजों ने कहा कि तथ्य रूप में कैसे दे सकते हैं, भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसद को संशोधन का अधिकार है, तो पहले संशोधन करेगी संसद, तब तो आप न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। तो जब सब बता देंगे कि फला जो बेसिक स्ट्रक्चर है बदल नहीं सकता है, तो संशोधन का क्या होगा। इसी तरह से 7 जजों ने कहा कि बताइए कि तथ्य रूप में यदि बताएंगे तो मनुष्य कोई जो है घड़ी पंखा कैमरा नहीं है, मनुष्य के लिए संविधान बनाया गया है, देश मनुष्यों से बनता है, और ऐसी दशा में तथ्य रूप में बता देंगे तो मनुष्य का विचार बदलता रहता है। मनुष्य विचारशील प्राणी है, जो हम आज सोच रहे हैं हो सकता है 10 साल बाद वो बात न सोचें। तो मान लीजिए हम लोग तथ्य रूप में यदि बता देंगे तो फिर मनुष्य होने की संकल्पना का क्या होगा। इसी तरह से तीसरा तर्क भी उसमें लिखा गया है कि यदि हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को तथ्य रूप में बताएंगे तो फिर ऐसी दशा में जो है आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो पीढ़ियां जो है अपने लिए किस तरह से कानून बनाएंगे। हमारा संविधान जो है स्थायी नहीं बन पाएगा, क्योंकि बताइए आज का बच्चा लोग और आज के 20 साल पहले के बच्चा लोग में अंतर नहीं है। देख रहे हैं इतना छोटा सा बच्चा अभी आंख ही खोला है, बस मोबाइल दे दीजिए, देखिए आपको सिखा देगा तुरंत। चल नहीं पा रहा है, गेम का मास्टर है, नहीं देखते छोटा बच्चा लोग ऐसे सब खेल रहा है। कभी आप सोचे हैं कि ऐसा पीढ़ी पैदा होगा जो बिना मोबाइल के जो है चैन से बैठ भी नहीं सकता। कोई किसी घर का बच्चा छोटा सा आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, घर में ले जाकर उसको कंप्यूटर खोल के गेम लगा के दे देते हैं, बाबू तुम खेलो, क्योंकि बाबू को खेलने के लिए नहीं देंगे तो बात नहीं करने देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सब तर्क जो मैं बोल रहा हूं उस सब तर्क लिखा गया है, कम से कम सैकड़ों तर्क लिखा गया है, तब उस निर्णय को लिखा। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद दूसरा केस आया केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973। अब केशवानंद भारती जो मुकदमा आया, तो आप जानते हैं कि केशवानंद भारती जो मुकदमा था उसमें जो है बेरुबारी यूनियन बाद में जो निर्णय दिया गया था उसकी समीक्षा का भी मामला आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्णय ही बदल दिए, निर्णय उलट दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह एक प्रकार से मूल ढांचे के समान है। और सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या भी बदल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना भले ही न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय उसको लागू नहीं करा सकता है, सही बात है, प्रस्तावना न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है, परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संविधान की भाषा कहीं अस्पष्ट है, कहीं संदिग्ध है, तो प्रस्तावना के माध्यम से उसकी व्याख्या किया जा सकता है। और इसी बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। और आप जानते हैं कि ये जो केशवानंद भारती मुकदमे में ये शब्द जो बोला गया था वो कहीं न कहीं गोलकनाथ के मुकदमे से उठा लिया गया था, क्योंकि गोलकनाथ, अभी मैं नीचे लिखवा दूंगा कि गोलकनाथ मुकदमे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की भाषा अस्पष्ट है, संदिग्ध है, तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। तो गोलकनाथ केशवानंद भारती मुकदमे में जो है गोलकनाथ केस में जो सुब्बा राव साहब थे चीफ जस्टिस, तो आप जानते हैं कि सुब्बा राव साहब के निर्णय को जो है एज इट इज ले लिया और थोड़ा सा उसमें बदलाव कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है।
और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक तर्क और भी दिया था कि 11 अधिवेशन द्वारा जो है 11 अधिवेशन हुआ था और 11 अधिवेशन के माध्यम से जो है वो देखा जाए तो संविधान बनाया गया है और बाकायदे 11वें अधिवेशन में जो है वो व्याख्या करके प्रस्तावना को रखा गया, विचार विमर्श किया गया। तो कोई चीज जब व्याख्या करके आपने रखा है तो ऐसी दिशा में वो संविधान का अंग ही माना जाएगा, भले वो बाद में रखा गया, उससे क्या मतलब। प्रस्तावना भले ही पहले लिखा गया लेकिन बाद में रखा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी में ऋग्वेद का उदाहरण दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताइए ऋग्वेद में भी जो है वो देखा जाए तो जो 10वां अध्याय है वो सबसे पहले रखा गया है, पहला अध्याय सबसे बाद में दिखाई देता, कुछ ऐसे है, मैं भूल गया हूं। तो आप देखते हैं कि पहला अध्याय सबसे बाद में है और 10वां अध्याय पहले है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज बाद में पारित होता है तो बाद में ही रखा जाएगा, बाद में पारित होता है तो सुविधा के अनुसार पहले भी हम रख सकते हैं। लिख दीजिए, इसमें बेरोजगारी यूनियनवाद के निर्णय को बदल दिया गया, इसमें बेरोजगारी यूनियनवाद के निर्णय को बदल दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, यह मूल ढांचे के समान है। संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध होने पर प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस तरह प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब देखिए इसके बाद एक केस आया एस.आर. बोम्मईवाद। एस.आर. बोम्मईवाद 1994 का केस। एस.आर. बोम्मईवाद में आप जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद दुर्घटना जब हुआ तो ऐसी दशा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, तो आप जानते हैं कि 4 राज्यों की सरकारों में 356 का प्रयोग कर दिया गया था, सरकार बर्खास्त कर दिया गया था। उसी चीज को जो है एस.आर. बोम्मई साहब ने जो है मुकदमा दायर किया था। एस.आर. बोम्मई साहब के जो लड़के हैं बोम्मई कर्नाटक, वही तो मुख्यमंत्री इसके पहले थे, याद होगा, बोम्मई नहीं सुने हैं, इनके लड़के। आप जानते हैं कि इसी को एस.आर. बोम्मईवाद कहा जाता है। और उसी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद भारती मुकदमे में कहा गया था और पंथ निरपेक्षता मूल ढांचे के समान है। कोई भी सरकार पंथ निरपेक्षता से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। भले ही प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, वो सही बात है, लेकिन केशवानंद भारती मुकदमे में ये बात कहा गया था कि संविधान की व्याख्या करने के लिए हम लोग जो है प्रस्तावना में निहित मूल्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रस्तावना में निहित जब मूल्यों का प्रयोग कर सकते हैं तो प्रस्तावना में जब पंथ निरपेक्षता लिखा गया है तो फिर कोई भी सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया था और 4 राज्यों की सरकारों को कहा था कि जो बर्खास्त किया गया वो संगत नहीं, क्योंकि आप किसी देश के आधार पर 4 राज्यों की सरकारों को आप बर्खास्त नहीं कर सकते। लेकिन तब तक तो चुनाव ना हो गया था। लिख दीजिए, इसमें पुनः सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और कहा कि भले ही प्रस्तावना कानूनी अधिकार नहीं रखता है, ब्रैकेट में प्रवर्तनीय नहीं है, फोर्सेबल नहीं है, प्रवर्तनीय अधिकार नहीं रखता है, ब्रैकेट बंद, फिर भी संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या करने में मदद करता है। अब जानते हैं कि इसी के पैरेलल एक केस चल रहा था और उसका निर्णय 93 में आ गया था, इसका निर्णय 94 में आया। रघुनाथ राव का केस था, रघुनाथ राव वर्सेस भारत संघ 1993। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, रघुनाथ राव साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना शक्ति का कोई स्रोत तो है नहीं, प्रवर्तनीय तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब शक्ति का स्रोत नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है, तो विधायिका की शक्ति पर प्रस्तावना प्रतिबंध नहीं लगा सकता। विधायिका कोई कानून बना रही है तो आप प्रस्तावना के आधार पर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन न्यायालय ने यह बात जरूर कह दिया कि कभी कभी जो है वह देखा जाए तो संदिग्ध परिस्थिति आ जाती है, कभी कभी द्विअर्थी परिस्थिति आ जाती है। तो ऐसी दशा में जो है उपबंधों की व्याख्या में उपयोगी अवश्य है, क्योंकि भाई मंतव्य क्या है, इंटेंशन क्या है। हम मान लीजिए इधर से जा रहे हैं, आपने गेट खोला, मान लीजिए हम टकरा गए, आप गिर गए, तो हमारा इंटेंशन आपको गिराने का थोड़ी नहीं था, हम नहीं देखे तो हम क्या करें। तो मान लीजिए इंटेंशन सही है कि नहीं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई कानून बनता है तो हम लोग उसका इंटेंशन जानने के लिए प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। तो लाइन लिख दीजिए, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत अनुच्छेद हो सकता है। इस तरह विधायिका की शक्ति पर प्रस्तावना प्रतिबंध नहीं लगा सकता। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि द्विअर्थी / संदिग्ध उपबंधों की व्याख्या में उपयोगी अवश्य है। एक केस इसमें आया था एलआईसी का, एलआईसी वाद 1995 का केस है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, एस.आर. बोम्मई वाद में इसी में जो है पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर माना था।
कभी प्रश्न पूछे एस आर बोबईवाद में कई साइड में लिख दीजिएगा। पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा माना था, मूल ढांचा माना गया। कभी मान लीजिए पूछ दे पंथ निरपेक्षता को किस वाद में जो है मूल ढांचा माना गया, एस आर बोबईवाद। अब एलआईसी वाद में समझिए, एलआईसी वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्रस्तावना को संविधान का आंतरिक हिस्सा स्वीकार कर लिया, अंग स्वीकार कर लिया, और ये भी कह दिया कि भविष्य में जो है संविधान का निर्वचन करते समय, इंटरप्रिटेशन करते समय इसका सहारा लिया जा सकता है या सहारा लिया जाएगा। क्योंकि भाई अभी बोला कि भाई हम लोग के यहाँ जो प्रस्तावना में लिखा गया है उसी को संविधान में व्याख्या किया गया है। अब मान लीजिए व्याख्या हम पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो प्रस्तावना से ही जोड़ेंगे ना कि व्याख्या सही है कि नहीं, या व्याख्या क्या होनी चाहिए। लिख दीजिए 2 लाइन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया और यह भी कहा कि भविष्य में संविधान की व्याख्या में यह सहायता करेगा। इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, निर्वचन एक ही बात। देखिए कभी कभी एक प्रश्न ये आ जाता है, वही नोट करके एक लाइन लिखा देता हूं। जैसे गोपालन जो बात था, आगे मैं पढ़ाऊंगा, गोपालन जो बात था 1950 का, तो उस गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कह दिया था कि प्रस्तावना का उपयोग जो है स्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या या वर्णन करने के लिए हम नहीं कर सकते। तो कभी पूछे कि प्रस्तावना का प्रयोग जो है संविधान की व्याख्या में नहीं किया जा सकता, ये बात किस वाद में कहा गया था? तो गोपालन वाद में। एक लाइन नीचे जैसा नोट करके लिख दीजिएगा। गोपालन वाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावना का उपयोग स्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या या वर्णन के लिए नहीं किया जाएगा। और मैं अभी अब जब आगे अनुच्छेद 21 पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि अनुच्छेद 21 में जो है गोपालन वाद का जो निर्णय था, ये अनुच्छेद 21 में जो लिखा गया है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो लिखा गया है, तो जो लास्ट शब्द है वह लास्ट शब्द जो है वो लेटर ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें नेचुरल जस्टिस समाहित नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि हम लोग अपने मन से व्याख्या नहीं कर सकते। प्रस्तावना में मूल्य लिखा हुआ है और मूल्य का कोई निश्चित अर्थ होता नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। कभी झूठ बोलना अन्याय है, कभी सत्य बोलना भी न्याय हो सकता है। कभी झूठ बोलना भी जो है न्याय हो सकता है, कभी असत्य बोलना भी अन्याय हो सकता है। मान लीजिए कभी झूठ बोलते हैं हम लोग, तो हो सकता है कि वो न्याय हो, और कभी सही बोलते हो तो हो सकता है अन्याय हो जाए। कभी देखते हैं ना, घर में सही बात नहीं बोल सकते। कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी का कुछ चुरा लिया, कुछ कर दिया, इधर उधर कर दिया, तो देखिए सही बात कहाँ बोला जाता है। तो यहाँ पर गोपालन वाद में जब अनुच्छेद 21 की व्याख्या किया गया तो उसी के संदर्भ में है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। आया भी था क्वेश्चन इस बार नेचुरल लॉ वाला, याद है, नेचुरल जस्टिस, वो तो सही था ना, गलत तो नहीं हुआ। ऑप्शन नहीं, हमको याद है क्वेश्चन आया था, वो तो आप लोगों की कॉपी में भी लिखा होगा पिछले साल। यहीं पे छोड़िए इसको। ये अब आपको देखिए 2 लाइन ध्यान रखना है, वर्तमान में क्या स्थिति है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, 2 लाइन लिख दीजिए नीचे नोट करके। वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन संविधान की व्याख्या में मदद करता है। ठीक है।